Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 350 संजय जी और मीता जी की बात, किसे ऑफेंड किया है? उसे अपना दिल टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से सच में आंसू बहने लगा। कितना अच्छा चांस उसने किस कर दिया था। उसे उस लड़की को बिना देखे ही उससे जलन हो रही थी। क्यों कोई और क्यों वो, क्यों मिसेस राजवंश नहीं बन सकती? उसमें क्या कमी है? रोशन और बाकी सबने मोनाली को देखा, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मोनाली मोक्ष को कितना पसंद करती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर सब समझ गए कि मोनाली को बुरा लगा है। उसका दिल टूट गया है मोक्ष की शादी की बात सुनकर। अब आगे, रोशन को अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसकी बहन मोक्ष को कितनी पसंद करता है। मोनाली ने कई बार उसे बताया था कि वो मोक्ष से मिलना चाहती है, पर घरवाले और रोशन खुद भी हमेशा मना कर देता था, क्योंकि मोक्ष कितना डेंजरस है इस बारे में उन सबको पता था। ऊपर से मीता जी को उन्होंने यहाँ रखा था। वो सब नहीं चाहते थे कि राजवंश फैमिली को मीता जी के बारे में पता चले। इसलिए भी उन सब ने मोनाली को मोक्ष के पीछे भागने के लिए मना कर दिया था। पर अगर देखा जाए तो मोक्ष मीता जी का भतीजा था। अगर उनकी फैमिली के बीच रिलेशन सही होता, तो वो जरूर मोक्ष के साथ मोनाली की शादी के बारे में सोचते। पर मोनाली ने कभी हार नहीं माना था। वो हमेशा राजवंश कॉर्पोरेशन के अंडर आने वाले फैशन शो में मॉडल बनने के लिए ट्राई करती रहती थी, ताकि वो मोक्ष को देख पाए और उसके करीब जा सके। पर इसका कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि राजवंश कॉर्पोरेशन की फैशन शो में हमेशा बड़े बड़े मेल और फीमेल मॉडल्स ही रैंप वॉक के लिए सिलेक्ट किए जाते थे। और एक बात ये भी थी कि मोक्ष तो कभी फैशन शो अटेंड ही नहीं करता था। मोनाली की आंखों से सच में आंसू बह रहे थे, तभी रोशन ने उसे गले से लगा लिया। तुम क्यों रो रही हो बच्चा, ये बस अट्रैक्शन समझकर भूल जाना ही बेहतर है। हम सब ने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मोक्ष और तुम्हारा साथ रहना पॉसिबल ही नहीं है। वैसे भी ना तो तुम मोक्ष को जानती हो ना मिले हो, बस तुमने उसे पार्टी में देखा था। तुम्हारे लिए मैं खुद एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा शादी के लिए। तभी जैकी हंसते हुए बोला, तुम्हारी बहन पागल है। अट्रैक्शन भी आपने स्टैंडर्ड को देखकर होना चाहिए ना। जरा अपनी बहन को देखो, कौन सी एंगल से ये मेरे मोक्ष भाई की लायक लगती है। ना अच्छी शकल है ना अच्छी अकाल है। मेरी बोस आई मीन भाभी की पैरों की नाखून से भी इसकी थोबड़े को कंपेयर नहीं किया जा सकता। बस बहुत हुआ जैकी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है कि मोना रो रही है? फिर भी तुम उसकी इंसल्ट कर रहे हो। क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? रोशन इरिटेट होकर बोला। तो जैकी ने मुंह बना लिया और बोला, इसकी रोने धोने से मेरा क्या मतलब, जो सच है मैंने वही किया। कचरे को चाहे महल में क्यों ना रख दो, वो फिर भी वही कचरा ही रहता है। जैसे कि तुम्हारी ये बहन, जो अपनी औकात नहीं जानती और मेरे भाई के बारे में सपने देखने चली थी। इतना कहकर जैकी ने मुंह बनाया, फिर तनुजा की सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारी शॉपिंग हो गई? उसकी बात सुनकर तनुजा हंसते हुए बोली, हाँ आज तो मैंने बहुत कुछ लिया है। और उन लोगों ने हमसे पैसा भी नहीं लिया। आपका जो बॉडीगार्ड था और ड्राइवर थे, उन्हें देखकर उन्होंने पैसा ही नहीं लिया। तभी निर्मला जी भी बोली, हाँ बेटा हमने पहले ही सामान ले लिया था। फिर भी उन लोगों ने पैसा नहीं लिया। हम उसे लौटाने वाले थे, पर उन लोगों ने कहा कि अगर हम सब कुछ लौटा देंगे तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए हमें ये सब लाना ही पड़ा। बेटा क्या तुम अपने बॉडीगार्ड से कहकर उन्हें पैसा भिजवा सकते हो? इतना कहकर निर्मला जी ने कार्ड निकालकर जैकी की तरफ बढ़ा दिया। तो जैकी ने उनसे कार्ड लेने से मना कर दिया। डोंट वरी छोटी मामी, वो मॉल मेरी दी का है, मोक्ष भाई की वाइफ का। इसलिए वहां का मैनेजर और बाकी सब मेरे साथ आते गार्ड को जानते हैं। इसलिए उन्होंने आपसे पैसा नहीं लिया। अब आपको पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। और तनुजा तुम्हें जब भी उस मॉल में जाना है मैं उन्हें बता दूंगा। तुम वहां से कुछ भी ले सकती हो, तुम्हें बिल देने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर तनुजा मुस्कुराते हुए बोली, सच में भाई, मतलब वो मैं जो चाहूं ले सकती हूँ। तनुजा खुश थी, उसे कुछ लेना तो नहीं रह, फिर भी वो जैकी की बात सुनकर ही खुश हो गई थी। वहीं बाकी सब जो जैकी की बात सुन रहे थे, वो सब हैरान थे। मोनाली जो रो रही थी, रोशन जो जैकी की बात सुनकर गुस्से में था, वो सब हैरानी से अब जैकी को देख रहे थे। वहीं शोभिता जी भी गुस्से में थी, एक तो उनका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है।
और यहाँ इस भिखारी निर्मला को इतना बड़ा मौका मिल रहा है। तभी जैकी हंसते हुए बोला, हाँ, और अगर ज्वेलरी कुछ लेना है तो क्वीन ब्रांड में चली जाना, वो भी मेरी बॉस की ही ब्रांड है। मैं तुम्हें एक कार्ड दे दूंगी, जो दी ने दिया था, उससे तुम क्वीन ब्रांड की ज्वेलरी को खरीद सकती हो। जैकी की बात सुनकर सब हैरान थे, क्या मोक्ष की वाइफ इतनी काबिल है? मोनाली को तो जलन हो रही थी, क्यों मोक्ष ने क्यों किसी और से शादी कर लिया। भले ही अभी उसके पास कोई एबिलिटी नहीं थी, पर वो फ्यूचर में एक बड़ी मॉडल बन सकती थी। तभी जैकी को अपने डैड का कॉल आने लगा, तो जैकी वहां से उठकर अपनी मोम की रूम में चला गया। अभी ठीक से रात नहीं हुई थी, शाम हुई थी। फिर भी उसके डैड उसकी मोम से बात करने के लिए इतने उतावले थे कि इतने जल्दी उन्होंने कॉल कर दिया। जैकी ने अपनी मोम को देखा और बोला, मोम प्लीज, मुझे आपकी हाथ की कॉफी पीना है। मीता जी समझ गई कि जैकी उन्हें रूम में आने के लिए बोल रहा है। वो प्यार से बोली, ठीक है बच्चा, तुम रूम में जाओ, मोम तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती है। मीता जी ने फोन पर डैड शो हो रहे नाम को देख लिया था। उनका दिल भी संजय जी से बात करने के लिए तड़प रहा था। इसलिए वो जल्दी से कॉफी बनाने के लिए चली गई। वहीं बाकी सब बस उन्हें देखते रह गए। वहीं मीता जी ने जल्दी से कॉफी बनाया और उसे लेकर ऊपर अपने रूम में चली गई। निर्मला जी और तनुजा भी रूम में चले गए, वो दोनों इस वक्त एक ही रूम में रहते थे। उनके जाने के बाद मोनाली रोने लगी, रोशन उसे संभाल रहा था। डैड, भाई, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? क्या मैं सच में मोक्ष के लायक नहीं हूँ? जैकी ने मुझे कचरा कहा, और क्या मेरा सच में स्टैंडर्ड नहीं है कि कोई भी मुझे प्यार करे? नहीं बच्चा, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। और तुम्हारे लिए भी कोई होगा जो तुम्हें सच्चा प्यार करेगा, रोशन उसे समझाते हुए बोला। विपिन जी भी बोले, हाँ रोशन सही कह रहा है, तुम्हें इस बारे में भूल जाना चाहिए। और रही बात जैकी की ऐसे बोलने की, तो तुम उसकी बात के बारे में मत सोचो। लगता है कुछ ही देर में तनुजा के साथ उसका बॉन्ड काफी अच्छा बन गया है। और हम सब ने तनुजा से ज्यादा तुम्हें पैम्पर किया और प्रायोरिटी दी, शायद इसलिए वो गुस्सा हो गया है। धीरे धीरे उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, देखना। इतने टाइम में इतना तो हम समझ पा रहे हैं कि जैकी दिल से बुरा नहीं है। आपने भाई और डैड की बात सुनकर मोनाली को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। पर वो इतनी जल्दी अपनी टेम्परमेंट खोना नहीं चाहती थी, वरना वो अभी सबके सामने जैकी को हजारों गलियां दे चुकी होती। उसके डैड कैसे जैकी को छोड़ सकते हैं? वो उनकी इकलौती बेटी, उनकी इकलौती प्रिंसेस थी। फिर उसके लिए वो जैकी को पनिशमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? विपिन जी उसकी सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, मोक्ष को भूल जाओ बच्चा। आपने डैड की बात सुनकर मोनाली और भी डर गई और रोते हुए बोली, नहीं डैड, मैं मोक्ष को भूल नहीं सकती। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ डैड, जब से मैंने उन्हें पहली बार देखा था तब से मैं उन्हें प्यार करती हूँ। मैं कैसे उन्हें ऐसे ही भूल सकती हूँ डैड, मैं मोक्ष को नहीं भूल सकती हूँ। मुझे मोक्ष चाहिए भाई, प्लीज आप कुछ कीजिए ना प्लीज, क्या मैं मोक्ष से सच में शादी नहीं कर सकती हूँ? मोनाली की ये नाटक देखकर दादी माँ चिढ़ गई और बोली, तुम सच में बेशर्म हो। ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। मेरे नाती ने बिल्कुल सही कहा, कचरा को चाहे कितना भी अच्छे से रखो, वो कचरा ही रहता है। मोक्ष से शादी करने की सपने देख रहे हो? मोक्ष राजवंश कोई ऐसा वैसा इंसान है क्या जो वो तुम जैसी लड़की से शादी करेगा? उनकी बात सुनकर मोनाली का चेहरा काला पड़ गया, उसका रोना और भी बढ़ गया। तो दादाजी गुस्से से आपने छड़ी पटकते हुए बोले, चुप करो अपना ये रोना धोना। तुम्हारी दादी माँ ठीक कह रही है, तुम कैसे किसी शादीशुदा इंसान के लिए जिद कर सकती हो? वो भी मोक्ष राजवंश की। मोक्ष राजवंश के खिलाफ तो तुम्हारे डैड भी नहीं जा सकते। और मोक्ष ने जिससे शादी किया है, वो भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं होगी। इसलिए अच्छा होगा तुम उसे भूल जाओ। रत्नाकर जी को मोनाली की रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें मोनाली से कोई लगाव नहीं था। उनके उनके बेटे, बहू और छोटा बेटा ही थे जो मोनाली को सिर पर बैठाकर रखते थे। रत्नाकर जी थोड़े पुराने ख्यालात के इंसान थे। उनके लिए उनका खून ही ज्यादा मैटर करता था। भले ही वो कभी मोनाली को उनके बेटे और पोते से कुछ भी देने से नहीं रोकते थे, क्योंकि उनके बेटे विपिन ने इस लड़की को गोद लिया था। पर यूं बस इस लड़की की शादी तक ही था, वो उससे अपनी प्रॉपर्टी का छोटा सा हिस्सा भी नहीं देते। वहीं उनकी बात सुनकर मोनाली चुप हो गई।
क्योंकि वो समझ गई थी अब उसका रोना यहाँ कुछ काम का नहीं है। वहीं ऊपर रूम में जैकी कॉफी पी रहा था और अपनी मोम और डैड को देख रहा था, जो वीडियो कॉल में एक दूसरे को देखकर रो रहे थे। अभी तक दोनों ने एक भी शब्द नहीं कहा था। जैकी अपनी मोम की कंधे पर सिर रख के बोला, ये साइलेंट स्टेयर क्या है मोम? जो आप एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, आप दोनों कुछ बात तो कीजिए। जैकी की बात सुनकर दोनों होश में आए। मीता जी संजय जी को देखते हुए बोली, आप ठीक थे तो आपने मुझे क्यों नहीं ढूंढा संजय जी? मीता जी थोड़ा शिकायती लहजे में बोली। तो संजय जी ने मीता जी को बस थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि किस वजह से उन्हें घर से दूर रहना पड़ा। और उन्हें तो यही लगता था कि मीता जी अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों अपने बातों में लग गए। वहीं जैकी अपनी मोम के आगे पीछे घूम रहा था। संजय जी और गीता जी तो जैसे जैकी को भूल ही गए थे। जैकी किसी लॉस्ट पप्पी की तरह लग रहा था। तभी मीता जी ने उसकी सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, संजय जी हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है। उसने तो यहाँ सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया है। उनकी बात सुनकर संजय जी हंसते हुए बोले, आखिर बेटा किसका है? तभी जैकी हंसते हुए बोला, मैं बहुत आउटस्टैंडिंग हूँ, है ना? दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। उनका बेटा उन्हें मिल गया था। वो दोनों भी ठीक थे। उनकी फैमिली अब दूर था पर कंप्लीट लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुलकर्णी हाउस में माधव जी ने गुस्से से सामने खड़ी जूही को 2 थापड़ मार दिया। जूही को सजा मिली थी। वो आज ही रूम से बाहर आई थी और फिर से उसे अपने डैड से मार पड़ रही थी। रुकिए, आप हमारी बच्ची को ऐसे कैसे मार सकते हो? आप देख नहीं रहे हो क्या वो कितनी कमजोर है? उसने कल से कुछ नहीं खाया है और आप फिर से उसे इस कमजोर स्टेट में मार रहे हो। मधु जी ने गुस्से से माधव जी के हाथ को पकड़ लिया। तो माधव जी ने गुस्से से मधुलता से हाथ झटके में छुड़ा लिया, जिस वजह से मधुलता भी अपनी बेटी जूही के पास गिर गई। जूही बहुत रो रही थी। आज से पहले उसे कभी मार नहीं पड़ी थी। डैड आप मुझे क्यों मार रहे हैं? आप मुझे अपनी प्रिंसेस को कैसे मार सकते हो? जूही रोते हुए बोली। तो माधव जी गुस्से से बोले, चुप तुम घटिया लड़की, तुमने किसे ऑफेंड है? हाँ, हमारी कंपनी की शेयर्स पूरी तरह से गिर चुकी है और अब तो वो बैंकरप्ट भी होने वाली है। और ये सब सिर्फ तुम्हारी कारनामे के वजह से ही हो रहा है। तुमने किसे नाराज किया था? बोलो बेकार लड़की। और जाकर उसे प्रोपोली माफी मांगो।